हेलो एवरीवन। तो आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट 2 करेंगे जिसमें कि हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करने वाले हैं। आई होप यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन्होंने हमें सबसे पहले डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया वो सी फ्रेडरिक मिशर, जो कि कौन थे? स्विस केमिस्ट थे। ठीक है, वो पास सेल पे स्टडी कर रहे थे, वहां पे उन्हें डीएनए का स्ट्रक्चर मिला, डीएनए मिला। देन ही नेम्ड इट एज द न्यूक्लियन। क्या नेम किया? सबसे पहले उसे न्यूक्लियन नेम किया। फिर उसके बाद जो है हमारे सेकंड साइंटिस्ट आए विच वाज एल्टमान। एल्टमान ने क्या किया? उन्होंने न्यूक्लियन के बारे में और ज़्यादा स्टडी करी और वहाँ से उन्हें इसका नेचर पता चला, नेचर ऑफ डीएनए पता चला विच वाज एसिडिक। तो एल्टमान को क्या पता चला? नेचर ऑफ डीएनए पता चला एंड वो क्या था? एसिडिक था। तो उन्होंने न्यूक्लियन से नाम क्या रख दिया उसका? न्यूक्लियिक एसिड, बिकॉज इट वाज एसिडिक इन नेचर। सो एल्टमान को क्या पता चला? नेचर ऑफ डीएनए। एंड फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लियन करके डीएनए को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, डीएनए का नेम देखें, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। करेक्ट, मैंने ऑलरेडी बताया था ये इसकी क्या है? मोनोमेरिक यूनिट है। एज जो हमारा न्यूक्लिक एसिड्स हैं, दीज आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ओके, सो इट इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे जो डीऑक्सीराइबोज है, इट शोज द शुगर मॉइटी। ये क्या डिफाइन कर रहे हैं? शुगर मॉइटी, जो कि हमारे आरएनए एंड डीएनए दोनों में ये करती है, डिफर करती है बाय सेकेंड प्राइम पोजीशन। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या है? हमारा 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। इसमें भी सेम जो है 1 2 3 4 5 कार्बन है। फोर्थ कार्बन जो है यहाँ पे एंड जो फर्स्ट कार्बन है वो सिमिलरली एक ऑक्सीजन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इन स्पाइट ऑफ दीज फर्स्ट एंड थर्ड में जो है OH ग्रुप जुड़े एंड फोर्थ वाले में एक C2H5OH ग्रुप जो है मिथेनॉल ग्रुप। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सेकंड प्राइम पोजीशन में जो है एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि मेरे डीएनए के ग्रुप में प्रेजेंट नहीं है। सो ये जो एक्स्ट्रा OH ग्रुप है इन आरएनए, ये उसको क्या कराता है? अनस्टेबल बनाता है। बाकी जो हमारे आरएनए एंड डीएनए में डिफरेंस है, दैट इज ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेस। बट अगर हम शुगर मॉइटी की बात करें तो उसमें क्या डिफरेंस है? दैट इज इट हैव द डीऑक्सीराइबो। राइबोज हियर स्टैंड्स फॉर द राइबोज शुगर एंड ये हमारी कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोज शुगर है। डीऑक्सीराइबोज शुगर में सेकंड प्राइम पोजीशन पे कार्बन की OH ग्रुप नहीं होता है और वो OH ग्रुप हमारे आरएनए में जबकि प्रेजेंट होता है एंड आरएनए को अनस्टेबल बनाता है। ठीक है, तो इससे हमारे इसका नेम पता चलता है। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें, दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को देखते हैं। अब हम बात कर, हमने डीऑक्सी राइबो का मतलब समझ लिया है, इन दी डीएनए की फुल फॉर्म। बात आई थी न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, तो हमें ये पता है जो हमारा डीएनए या फिर आरएनए है या फिर कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, वो तीन चीजों से बना है। दैट इज अ नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड दी फॉस्फेट ग्रुप। इन तीन चीजों से वो बना होता है। कोई भी जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो डीएनए हो चाहे फिर वो आरएनए हो, वो तीन चीजों से बना होता है। दैट इज द नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। जो शुगर होती है इन डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोज। इन द आरएनए केस इट इज द राइबोज शुगर। ठीक है, नाइट्रोजनस की बात करते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस का भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो जब हमारे नाइट्रोजनस बेस और शुगर मॉइटी साथ में मिल जाती है तो किसकी फॉर्मेशन करती है? दैट इज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। जब हमारे नाइट्रोजनस बेस और शुगर, दैट कैन बी डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, वो दोनों जब मिल जाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन करते हैं। और जब वो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है एंड उससे एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए, सपोज मेरे पास एक नाइट्रोजनस बेस है यहाँ पे और ये मेरा शुगर मॉइटी, ये दोनों मिल गए, तो इन दोनों के मिलने से मैं इसे क्या बोलूंगी? अभी यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड बोलूंगी। ये मेरा तीसरा हाथ जो है, मतलब जो दूसरा हाथ है, इट इज फॉस्फेट ग्रुप एंड ये यहाँ पे जुड़ जाए तो मैं इसे क्या बोलूंगी? न्यूक्लियोटाइड। समझ आया? सपोज दिस इज द नाइट्रोजनस बेस, दिस इज शुगर मॉइटी एंड दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो पहला वाला दैट इज, अगर मेरे नाइट्रोजनस बेस से शुगर जुड़ जा रही है तो मैं इसे क्या बोल रही हूँ? इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। दैट इज न्यूक्लियोसाइड। जब इस न्यूक्लियोसाइड से मेरा फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड से जुड़ जाएगा तो अब हम उससे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो होते हैं, जब हमारे न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट करता है तो वो किसकी फॉर्मेशन कर देता है? अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन करता है। और न्यूक्लियोटाइड के
जुड़ने से अमाइनो एसिड बनेगा, अमाइनो एसिड के रिपीटेटिव क्वांटिटी होने से हमारा प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, दैट इज द डीएनए, डीएनए की फॉर्मेशन होगी यहाँ से, ठीक है। सपोज दिस इज माई डीएनए का स्ट्रक्चर, इसमें जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज द नाइट्रोजनस बेस, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपस में जुड़े हैं। कौन सी बॉन्डिंग से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। यू विल हैव टू रिमेंबर दिस दैट दीज नाइट्रोजनस बेसेस आर अटैच्ड विद ईच अदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। तो इसके जो पीछे वाला साइड है, जो इसके बाहर वाली लेयर है, अंदर से तो नाइट्रोजनस बेसेस है इनर साइड से, जो बाहर वाली साइड है वो कंसिस्ट करती है हमारे शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। किसको कंसिस्ट करती है? दैट इज द शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। सो मेनी टाइम्स द क्वेश्चन हैज अराइज्ड, that is what is the backbone of the DNA or RNA, that is the sugar and phosphate group together, okay, and what is in the inner side of the DNA or RNA, that is the nucleotide bases, nitrogenous bases, sorry, and these bases are attached with each other by the hydrogen bonding. किससे attached है? by the hydrogen bonding. तो जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो क्या क्या दिखाते हैं? दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेसेस एंड शुगर। जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो उनके पास 3 चीजें होती हैं, दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप, न्यूक्लिक बेस, नाइट्रोजनस बेस सॉरी, एंड शुगर मॉइटी। अगर शुगर मॉइटी एंड नाइट्रोजनस बेस ही है तो इट विल बी सेड टू बी एज द न्यूक्लियोसाइड, एंड अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ इन दोनों के साथ जो है फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा देन इट विल बी कंसिडर्ड एज ए न्यूक्लियोटाइड। गोइंग मोर अहेड, अगर हम डीएनए के फीचर्स की या फिर प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो हमारा डीएनए होता है वो हमेशा डबल हेलिक्स या फिर यूजुअली जो होता है हमारा डबल हेलिक्स में आता है, दैट इज एक ऐसे स्ट्रैंड होगा एंड दूसरा ऐसे स्ट्रैंड होगा, सो इट इज डबल स्ट्रैंडेड यूजुअली, ओके। सो इसको हम क्या कहते हैं? डुप्लेक्स कहते हैं, डीएनए डुप्लेक्स। डुप्लेक्स मीन्स कि इसके पास 2 स्ट्रैंड्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो होते हैं जिसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, सपोज दिस इज द वन स्ट्रैंड दैट इज फ्रॉम बी टू ए, दैट इज दिस वे इट इज गोइंग, सो ये क्या बी टू ए है, तो दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो ए टू बी जाएगा, ना कि बी टू बी, या फिर ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से भी बी और यहाँ से भी बी है। सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम बी देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम ए, इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम बी सो देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम ए, ओके। सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, द स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एंड इसके अलावा जो इसमें नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं, मतलब एक के ऊपर एक होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले नाइट्रोजनस बेस आएगा फिर शुगर आएगा फिर फॉस्फेट आएगा, दिस इज नॉट हाउ दे अरेंज देमसेल्व्स। दिस इज दैट कि यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं, एंड इधर साइड से फ्रॉम द बैकबोन साइड देयर विल बी शुगर एंड द फॉस्फोरस ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ओके। गोइंग मोर अहेड, दैट इज इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं ये राइट हैंड फैशन में जो होता है टर्न अप होते हैं, दैट इज कि ऐसे ऐसे करके होंगे, ऐसे नहीं कि ऐसे कुछ भी बना दिया। सपोज आपने जो है आप ऐसे ऐसे बालों की डंडियां, ये तो आप बालों की डंडियां नहीं बना रहे हो कि ऐसे ऐसे करके कुछ भी बना दोगे, सो ठीक है, दिस इज हाउ दे फॉर्म अप देमसेल्व्स, दैट इज इन द राइट हैंड फैशन। ये जो होता है राइट हैंड फैशन में अपने आप को रोल अप करते हैं, स्पाइरल अप करते हैं, दैट इज दिस इज सेड टू बी इज द प्लैक्टोनेमिकल फैशन, व्हिच डज मींस कि जो डीएनए होता है वो राइट हैंड फैशन में जो होता है वो टर्न अप होता है। एंड देयर आर केसेस जो डीएनए होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, सो दिस इज फॉर बी डीएनए प्रिसाइजली। In other DNA you can see the left hand fashion as well, but in B DNA जो कि हमारे वॉटसन क्रिक ने भी स्टडी किया था उसमें जो होता है आपको कौन सा फैशन मिलेगा, दैट इज द प्लैक्टोनेमिकल फैशन, ओके। नेक्स्ट इज द ग्रूव्स, सो देयर आर ग्रूव्स, दैट इज जब हमारे डीएनए टर्न अप करते हैं, उसके स्ट्रैंड्स टर्न अप करते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटी नालियाँ, मतलब ग्रूव्स मीन्स नालियाँ ना, तो छोटे छोटे वैकेंट स्पेसेस आते हैं, दैट इज दिस हाउ। सो एक जो होता है मेजर ग्रुप होता है, एक जो होता है माइनर ग्रुप होता है। गोइंग मोर अहेड, जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच होते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर था दैट इज ऑफ डबल हेलिक्स या फिर डबल स्ट्रैंड, ये हमारा दिया था वॉटसन एंड क्रीक ने। किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रीक ने दिया था, जिसके बारे में मैं लेटर ऑन और ज्यादा डिटेल में बात करूंगी। बट राइट नाउ यू शुड लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए, दैट इज द डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, यू कैन सी द डबल स्ट्रैंड्स ओवर हियर, दैट इज व्हाट इज आल्सो सेड टू बी एज द डीएनए डुप्लेक्स। इसके अलावा जो इसके स्ट्रैंड्स होते हैं दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम बी देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम ए, दैट इज बी टू ए देन इट विल बी ए टू बी, ओके। नेक्स्ट इज जो इसमें नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अलाइंड होते हैं। अदर देन दिस जो हमारे स्ट्रैंड्स होते हैं वो राइट हैंड फैशन में अरेंज होते हैं, ऐसा नहीं कि बालों की चुटिया जैसी बना दी। यू विल हैव टू be very precise about all these things because if you want something good from this field at least. Otherwise next is that there are grooves in it,
there is a minor groove, there is a major groove. In other DNAs it may will differ, but there are two grooves precisely, and there is a hydrogen bonding between the nuclei nitrogenous bases. I'm so sorry, I'm repetitively speaking nitrogenous bases something else, but it is the nitrogenous bases which are aligned in the inner side of the DNA, and these are all together attached with each other by the hydrogen bonding, which makes it more stable as well. And in the back side of the DNA there is the sugar moiety. Let us more study about the DNA, that is ये जो हमारा स्ट्रक्चर जो अभी हम फिलहाल के लिए पढ़ रहे हैं, जो भी हम मेजरली पढ़ेंगे इट विल बी अबाउट द BDNA, ठीक है। तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं दैट इज द पिच। पिच का मतलब क्या होता है कि जब हमारा DNA एक बारी कॉइल करता है तो वो कितना लंबा कितना डिस्टेंस को कवर करेगा, ठीक है। दैट इज कि मेरा DNA तो जब ये एक बारी ऐसे कॉइल करके अपनी दोबारा से सेम पोजीशन पे आ रहा है, सपोज इधर से शुरुआत है इधर पे आ रहा है, तो उसका डिस्टेंस कितना है, तो उसका डिस्टेंस जो होता है इन BDNA इट इज 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो एक पिच होता है इन BDNA दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। सपोज आपसे कोई पूछता है कि इन BDNA आपके दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में, दैट इज दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। दैट इज कि जो BDNA होता है उसमें आपके नाइट्रोजनस बेसिस इन वन पिच जो होते हैं दैट इज 10। कितने होते हैं, दैट इज 10 इन नंबर, ओके। सो वन पिच कंटेन्स 10 न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेसिस, सो विच मीन्स अगर आपके एक पिच में कितने नाइट्रोजनस बेसिस है, दैट इज 10, और आपकी पिच की डिस्टेंस है 34 एंगस्ट्रॉम, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेसिस मीन्स 34 एंगस्ट्रॉम अपॉन 10, करेक्ट। तो उससे क्या आ जाएगी, आपके एक दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी दैट इज 33.4 एंगस्ट्रॉम, ओके। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, विच इज वेरी इजी क्वेश्चन। ये डायरेक्टली आ सकता है कहीं पे भी, इट इज नॉट वेरी टफ एट ऑल। दैट इज कि आपका पिच जो है इट इज वन रोटेशन ऑफ दी वन कॉइलिंग ऑफ द DNA, इट इज ऑफ इन BDNA इट इज ऑफ 34 एंगस्ट्रॉम। In another cases it may will differ and it rarely differs, and one pitch contains 10 nitrogenous bases in the case of BDNA again. So इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में, दैट विल बी 3.4 एंगस्ट्रॉम, ओके। अगर आपको ये जानना है कि हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर यूकैरियोट्स होते हैं मेजरली उनमें DNA का डिस्टेंस कितना होता है, मतलब DNA का साइज कितना होता है, कितनी लेंथ होती है, इट इज 2.2 मीटर पर सेल। मतलब एक DNA जो होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, इट विल बी 2.2 मीटर पर सेल, ओके। सो अगर हम DNA अपना पूरा का पूरा खोलना स्टार्ट करेंगे तो प्रोबेबली पूरी की पूरी अर्थ जो है वो क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी, ठीक है इसमें। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन चाहिए सो प्लीज़ गो अहेड and ask, comment it down, and if you have liked the video please subscribe it out, please, it's a request. And more ahead, this is about the BDNA and its properties, and we will further talk more.